ठीक है। देखिए हाइड्रोकार्बन में हम लोग ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी बेंजीन, ये पूरा हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो इस हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्वेश्चन ये है कि अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हम लोग क्लोरीनेशन कर रहे हैं मीथेन का, तो इथेन कैसे फॉर्म हो जाता है उस रिएक्शन में। मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन के फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन है। मीथेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्लोरोमीथेन मिलता, डाइक्लोरोमीथेन मिलता, ट्राइक्लोरोमीथेन मिलता, इथेन क्यों बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप अपने नोट्स में अगर देखेंगे और एक हाइड्रोजन निकल के HCl बना लेता है, एक हाइड्रोजन निकल के HCl बना लेता है और एक Cl। तो यहाँ से तो क्लोरोमीथेन मिला ना हमें। इथेन का फॉर्मेशन क्यों हुआ मीथेन के क्लोरीनेशन में। देखिए इसका रीजन आपके नोट्स में अगर आप देखेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के मैकेनिज्म में जब हम जाएंगे तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के मैकेनिज्म में आप ध्यान से थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स है। अगर हम टर्मिनेशन स्टेप को ध्यान करें, हम लोग मीथेन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं। मीथेन के क्लोरीनेशन में मिथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर हम ध्यान देंगे तो इस प्रोसेस में, मीथेन के क्लोरीनेशन प्रोसेस में मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और टर्मिनेशन स्टेप में कुछ मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। हाँ। अगर आपको टर्मिनेशन स्टेप याद हो तो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइंस विद मिथाइल फ्री रेडिकल टू फॉर्म इथेन। तो ये रीजन है कि मीथेन के क्लोरीनेशन हम मीथेन का कर रहे हैं, इथेन का तो कहीं कुछ नामो निशान नहीं, इथेन तो लिया ही नहीं हमने। फिर भी हमें इथेन मिल जाता है, वो टर्मिनेशन स्टेप में जाकर, लास्ट स्टेप में जाकर थोड़ा सा इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, लिटिल अमाउंट। तो रीजन इसका क्या होगा, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखिए क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इसका जो हम रीजन लिखेंगे वो लिखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन is a free radical. Chlorination of methane is a free radical substitution reaction in which methyl free radicals combine with each other in the last step in which methyl free radicals combine with each other in the last step ब्रैकेट में टर्मिनेशन स्टेप to form little amount of ethane। तो ये रीजन है कि आप क्लोरीनेशन मीथेन का कर रहे हैं फिर भी उसमें थोड़ा सा इथेन आपको मिलता है, वो लास्ट स्टेप में जाके बन जाता है। क्लियर हो गया? हाँ। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके IUPAC नेम्स आपको लिखने हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को जब हम एक्सपैंड करेंगे तब IUPAC नेम लिख पाएंगे। जैसे अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे थोड़ा सा, स्ट्रक्चर 1 को CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस का मतलब एक CH3 हम यहाँ बनाएंगे और एक CH3 यहाँ, तो एक CH3 हमारे ब्रांच में आ जाएगा। इसका नाम क्या लिखा है आपने? 2-methyl butene। 2-methyl butene, गुड। 2-methyl butene। सेकंड में देखिए, अगर हम नंबरिंग, इसमें देखिए नंबरिंग का केस है एक्चुअली 1 2 3 4 एंड 5 लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5। किधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग? इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों नंबरिंग किधर से करेंगे? देखिए जब हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो सेट ऑफ लोकेंट, सेट ऑफ डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस का जो सेट बन रहा है वो 1,3 बन रहा है। और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं जब राइट साइड से, तो मल्टीपल बॉन्ड्स की लोकेंट्स या पोजीशंस का सम आप देखिए 2,4। तो कौन सा नंबर करेक्ट है? 1,3। 1,3। अगर हम इसका सम देखें तो ये 4 हुआ, और इनका सम देखें तो 6 हुआ। ठीक है, वैसे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है, बट लोवेस्ट सम रूल से भी हम देख सकते हैं। तो नंबरिंग किधर से सही है? लेफ्ट साइड से। अब बात आती है नाम लिखने में। 5 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा इसका 1 2 3 4 5। रूट वर्ड इज पेंट। नाउ अब इसमें इन भी है और आइन भी है। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अल्फाबेटिकली लिखते हैं हम लोग, तो अल्फाबेटिकली इन कम्स फर्स्ट। हाँ, तो पेंट 1 इन, कॉमा, हाँ पेंट 1 इन कॉमा 3 आइन। 3 आइन। हाँ ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखना इन एंड आइन अगर दोनों है तो। और एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए मैंने इन का ई नहीं लिखा हुआ है, उसे ड्रॉप कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर की किससे है? वॉवेल से है। हाँ, वॉवेल से है तो इधर हम एंड में ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई एंड ई दोनों वॉवेल नहीं होनी चाहिए। वॉवेल, हाँ ठीक है, ठीक। ये हो गया नेम इसका। नेक्स्ट इसका नेम, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 कार्बन। हाँ, तो ये हो गया ब्यूट। 1,4 ब्यूटीन। 1,4 या 1,3? 1,3 तो ब्यूट 1,3 इन, डाई इन। हाँ डाई, हाँ 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। अच्छा एक बात और समझिएगा, जब आपने डाई इन लिखा तो यहाँ पर डी एक कॉन्सोनेंट हो गया, हाँ, और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, रूट वर्ड का तो लास्ट ब्यूटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्यूटा एक एडिशनल ए ऐड करना पड़ेगा टू मेक द एंडिंग ऑफ रूट वर्ड वॉवेल। इट विल बिकम ब्यूटा 1,3 डाइइन, नॉट ब्यूट। ठीक है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर बताइए क्या नाम होगा? बेंजीन। यहाँ पर जो बेंजीन है वो एज अ साइड चेन होगा। यहाँ पर एक्चुअली जब बेंजीन रिंग से कोई चेन बॉन्डेड होगा, ओपन चेन, तो बहुत सारे रूल होते हैं। रूल, ये पहला रूल ये कहता है कि आप ये देखो कि बेंजीन में ज्यादा कार्बन है या ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है। जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वही मेन चेन होगा। जैसे बेंजीन 6 कार्बन का चेन है और इसके साथ अगर ओपन चेन भी 6 कार्बन, ओपन चेन मान लो 7 कार्बन का है, हाँ, के साथ बॉन्डेड है, तो 7 कार्बन का ओपन चेन मेन चेन होगा, और उस समय बेंजीन एज अ साइड चेन होगा। एज अ साइड चेन इसका नेम होगा फिनाइल। और अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग से कोई छोटी चेन बॉन्डेड है, इससे बेंजीन रिंग 6 कार्बन की है, तो मान लो 4 कार्बन या 5 कार्बन की कोई ओपन चेन बॉन्डेड है, उस कंडीशन में क्या होगा? बेंजीन मेन चेन होगा। ठीक है, और एक रूल ये कहता है कि बेंजीन से जो ओपन चेन ऑफ कार्बन बॉन्डेड है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, तो वो ओपन चेन ही मेन चेन होगा, भले उसमें कार्बन एटम बेंजीन से कम हो या ज्यादा हो।
जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझेंगे तो एक बेंजीन रिंग है, साइक्लिक रिंग है, और ओपन चेन हमारे पास 4 कार्बन का है। तो वैसे तो हमारे ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेंजीन से कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी यही मेन चेन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा और बेंजीन यहाँ पर एज अ साइड चेन प्रीफिक्स उसका नाम होगा। तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप के साथ अगर इसका नाम लिखेंगे 1 2, ये मेन चेन है 1 2 3 4, 4 पे बेंजीन रिंग है एज अ साइड चेन। तो एज अ साइड चेन इसका नाम है फिनाइल। तो इसका नाम हो गया 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। हाँ, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जो OH है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर OH एंड इंक्लूडिंग बेंजीन रिंग ये पूरा आपका फिनॉल है, फिनॉल। हाँ। और CH3 यहाँ पर एज अ साइड चेन बिहेव कर रहा है, और वो उस साइड चेन की पोजीशन क्या है? फिनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑलवेज 1 नंबर उसको आप में देंगे। तो यहाँ पर साइड चेन का नंबर हो 2 लैंग्वेज में यूज करते हैं, IUPAC में नंबरिंग यूज करेंगे, ठीक है। इसका नेम होगा 2 मिथाइल फिनॉल। बेंजीन रिंग इंक्लूडिंग OH ग्रुप, उसको हम फिनॉल, एक सिंगल वर्ड उसके लिए यूज करते हैं फिनॉल। तो 2 मिथाइल 2 डैश मिथाइल फिनॉल। क्लियर? हाँ। अब इसकी नेमिंग पे आएंगे। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, इनको एक्सपैंड करेंगे तो 1, और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 4 कार्बन है, मतलब 2 3 4 5 वो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। 5 तक तो यही हो गया, ये हो गया 6। फिर CH2 होता है, इसका मतलब 3 कार्बन, फिर तो 7 8 9। क्लियर? ठीक है। और ये हो गया 10, यानी टोटल अगर आप देखेंगे स्ट्रेट चेन तो 10 कार्बन की। अब ये हमारे लिए इसमें ब्रांच हो गया। ब्रांच कितने कार्बन का है? 1 2 CH3 होल ट्वाइस का मतलब एक CH3 इस चेन में आ जाएगा और एक CH3 एज ए ब्रांच। हाँ। तो 3, और इसी ओपन जब एक्सपैंड करेंगे इसको तो यहीं पर एक CH3 यहाँ पर एज ए ब्रांच हो जाएगा। ठीक। केवल इतने का अगर हम नाम लिखें तो इतने में आप CH3 जो सेकंड कार्बन पे CH3 है वो एज अ ब्रांच होगा, एक CH3, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल। हाँ। इस ब्रांच का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये ओरिजिनल चेन में 6 कार्बन पे है, तो इसका नाम होगा 6 डैश 2 मिथाइल 6 डैश, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल इस ब्रांच का नाम होगा, ब्रैकेट क्लोज, और ओवरऑल 10 कार्बन है, डेकेन। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, नाम लिखा है 4 इथाइल डेक 1, 2, 3 ट्राइन। डेक या डेका? डेका। हाँ। 1, 2, 3 कहाँ से आ गया? मतलब 1, 5 1, 5, 8 ट्राइन। ठीक है, ये 6 ये 7 8, और डेक नहीं, डेका। हाँ, डेका। तो ब्रांच हो गया इथाइल 4 पे, 4 इथाइल डेका 1, 5, 8 ट्राइन। Next, for the following compounds, write structural formula and IUPAC names of all possible isomers having the number of double or triple bonds as indicated. C4H8, इस फॉर्मूले के सारे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, उनके नाम लिखने, IUPAC नेम्स।
C4H8 के जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। C4H8 के वो सारे स्ट्रक्चर जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो आपको सब बनाने हैं। मतलब एक्चुअली ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें करते क्या हम लोग, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का मेन चेन लेकर कितने पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमें ब्यूटीन बनाना है तो पहले 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेकर कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो पहली पॉसिबिलिटी है ये, यानी ब्यूट 1 इन। दूसरा 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेकर सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो ब्यूट 2 इन। थर्ड हम 4 कार्बन की चेन ना लेके 3 कार्बन की चेन लेंगे और एक कार्बन एज अ ब्रांच रखेंगे। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं। तो ये 3 स्ट्रक्चर इसमें बना लेंगे। हाइड्रोजन अपने आप लगा लेंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करके। हाँ, तो इसको लगा लिए। ठीक है, तो C4H8 के ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन। ड्रॉ कर लीजिए। C5H8 इसके सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं विद 1 ट्रिपल बॉन्ड, यानी पेंटाइन के सारे स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं पेंटाइन के किस स्ट्रक्चर पे, 5 कार्बन का ही मेन चेन हो। हाँ, तो एक इसके साथ एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, पेंट 1 आइन। पेन, हाँ, सेकंड पेंट 2 आइन। पेंट 2 आइन। थर्ड पेंट 3 आइन। अब ब्रांचिंग नहीं, अब ब्रांचिंग करेंगे। अब ब्रांचिंग करेंगे, यानी 4 कार्बन हम लेंगे एज अ मेन चेन और एक कार्बन एज अ साइड चेन। अब देखिएगा साइड चेन में यहाँ ब्रांच हो नहीं सकता, यहाँ ब्रांच नहीं हो सकता। टर्मिनल पोजीशंस पे ब्रांच सेंटर के दो, वो मेन चेन के पार्ट हो जाएगा, वो मेन चेन में ऐड हो जाएगा। अब ब्रांच कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे। ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या ब्रांच ही देख लें। तो यहाँ पर हो नहीं सकते, तो ब्रांच हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे। हाँ। अब यहाँ पर जब हमने ब्रांच लिया, अब हमें ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट करना है। तो इस को अगर हम देखेंगे तो इसकी ऑलरेडी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। हाँ। ये ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता। नहीं। और इसकी बात करेंगे तो ये ऑलरेडी इसकी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। हाँ। है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। हाँ, क्योंकि ट्रिपल। ठीक है, ठीक। या एक काम और कर सकते हैं, हमने ये कहा कि 4 कार्बन की चेन लेंगे, एक ब्रांच लेंगे। तो हम पहले 4 कार्बन की चेन लेके और पहले ट्रिपल बॉन्ड ही सेट करते हैं। हमने 4 कार्बन की चेन ली और ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे सेट कर दिया। अब ब्रांचिंग की बात है। ब्रांचिंग यहाँ हम कर नहीं सकते। नहीं, यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये टेट्रावैलेंट हो चुका है। इसका मतलब ब्रांचिंग यहाँ पर हो सकती है। हाँ, यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि टर्मिनल पोजीशन है। तो ओवरऑल इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटाइन। 3 मिथाइल ब्यूटाइन। नेक्स्ट मान लीजिए हम 4 कार्बन लेके और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को बीच में रखते हैं ऐसे। इसके साथ देखते हैं ब्रांच कहाँ लगा सकते हैं। यहाँ ब्रांच लगा नहीं सकते टर्मिनल पोजीशंस की वजह से, और यहाँ हम ब्रांच लगा नहीं सकते क्योंकि इनके ऑलरेडी वैलेंसीज कंप्लीट है। मतलब इस स्ट्रक्चर के साथ कोई भी ब्रांचिंग फर्दर नहीं, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब 3 ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन एंड 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। हाँ। नेक्स्ट, राइट IPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained by ozonolysis of the following compounds। यहाँ पर कुछ कंपाउंड से इनका हम ओजोनोलिसिस करेंगे, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम लिखना IPAC। पहला है पेंट 2 इन। ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आपको डबल बॉन्ड को हटाना है और दोनों कार्बन पे
ऑक्सीजन लगा दो, इन, दिस इज पेंटुइन, हाइड्रोजन लगा लेंगे, पेंटुइन है। इसका जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक कर देंगे हम। हाँ। और यहाँ पर O और यहाँ पर O लगा देंगे। हाँ। तो इट विल बिकम CH3CHO, CH3 और ये CHO, CHO, हाँ। एंड इट विल बिकम CH3CH2CHO। हाँ। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक CH3CHO इथेनल IUPAC नेमिंग में, और एक मिला आपको CH3CH2CHO मतलब प्रोपेनल। ठीक है। हाँ। सेकंड वन इज 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3इन। पहले स्ट्रक्चर बनाइए। हेप्ट मतलब 7 कार्बन। 7। ठीक है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन। 4, दिस इज 5, 6 एंड 7। हेप्ट और 3इन 1 2 3, दिस इज हेप्ट 3इन। 3,4 डाइमिथाइल, 3 एंड 4 डाइमिथाइल। तो ये तो पहले स्ट्रक्चर हुआ। हाँ। बाकी सब हाइड्रोजन लगा लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ओजोनोलिसिस जब करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। हाँ। यहाँ पर O, यहाँ पर O, तो ये आपके पास मिलेगा CH3, हाइड्रोजन लगाएंगे, CH3CO, CH2 एंड CH3। एक प्रोडक्ट तो यही मिला। हाँ। दिस इज नोन एज ब्यूटेन 2-ओन। 1 2 3 4, ब्यूटेन 2-ओन। ठीक है। और इधर से मिला दूसरी तरफ CH3CO, CH3CO, CH2, CH3, CH2 CH2 CH3, ये मिला ना। इसका नाम प्रो 5 कार्बन है। पेंटेन 2-ओन। यानी इसके ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट्स मिले हमें, ब्यूटेन 2-ओन, पेंटेन 2-ओन। ठीक है। नेक्स्ट 2 इथाइल ब्यूट 1-इन। ठीक। 2 इथाइल ब्यूट 1-इन, हाँ। दिस इज ब्यूट 1-इन। तो एक CH हो जाएगा एंड 2 इथाइल, इस पे इथाइल भी तो जोड़ेंगे। इथाइल मतलब CH2CH3। हाँ। ठीक है, इसको जोड़िए। ठीक। ये हुआ 2 मिथाइल ब्यूट 1-इन। हाँ। क्या करना है इसका, इसको ब्रेक करिए। ओजोन तो एक तो CHO मिलेगा। हाँ, CHO नहीं तो एक यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो CH2O मतलब SCHO बना ना ये। हाँ, HCHO, हाँ। इस फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल। ठीक। ये तो हो गया। और दूसरा, हाँ, दूसरा CH3 CH2 CO CH2 CH3। नाम क्या होगा, IUPAC नेम? पेंटेन 3-ओन। गुड। तो मिथेनल एंड पेंटेन 3-ओन। ठीक है। हाँ। 1 फिनाइल ब्यूट 1-इन, 1 फिनाइल ब्यूट 1-इन, दिस इज ब्यूट 1-इन। ठीक है। ठीक। एंड हाँ। 1 फिनाइल मतलब यहीं पर फिनाइल हो गया 1 पे। ठीक है, यही हुआ ना। पहले हाँ। 1-इन बनाया और 1 पे ही एक फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग लगा दिया। अब इसको ब्रेक करेंगे। ठीक। यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। तो यहाँ जब हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो दिस विल बिकम C6H5CHO मतलब बेंजालिडिहाइड।
हाँ, और इधर ये हो गया CH3 CH2 प्रोपेनोन, प्रोपेनल CHO। CHO बनेगा ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक। नेक्स्ट number 5, an alkane A on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane-threone. Write structures and IPAC names of A. 3-ethyl pent 2। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट होगा 3-ethyl pent2ene। हाँ, An alkene A contains 3 carbon single bond carbon, 8 carbon single bond hydrogen, and 1 carbon carbon pi bond. A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of molar mass 44. Write IPAC names of A. एक एल्कीन है A जिसके ओजोनोलिसिस करने पे हमें 2 मोल्स मिलते हैं किसी एल्डिहाइड के जिसका मोलर मास 44 है। ठीक है, तो A का स्ट्रक्चर। हाँ। अब देखो पहली बात तो ये समझो कि ऐसा कौन सा एल्डिहाइड होगा जिसका मोलर मास 44 होगा। ठीक, यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर क्या है, SCHO, हाँ, फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड वन इज CH3CHO, हाँ, एसिटाल्डिहाइड। तो जरा मोलर मास के हिसाब से देखो, इसका मोलर मास कितना आ रहा है CH3CHO का। कार्बन का हो गया 12, तो 12 into 2 क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, ठीक। 4 हाइड्रोजन है तो 4 और ऑक्सीजन 1 है 16, तो इट विल बिकम 44। ठीक है, ठीक है। तो एल्डिहाइड विद मोलर मास 44 का मतलब हो गया कि CH3CHO के 2 मोल्स, इसी का तो 44 है। हाँ, तो CH3CHO के 2 मोल्स, this and again CH3CHO, इसके 2 मोल्स हमने बनाए। और अब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हटा के उन्हीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर लगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH। बोलो बोलो। ब्यूट2इन। गुड, क्लियर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, propanol and pentane-3-one are the ozonolysis products of an alkene. Formula of alkene। एक एल्कीन है जिसके प्रोडक्ट्स हैं प्रोपेनल, yes propanol and pentane-3-one। Pentane-3-one is what, CH3CH2 CO and CH2 and CH3। तो हाँ, ये प्रोडक्ट्स हैं किसी एल्कीन के। इसका शायद से आंसर होगा 3-ethyl hex 3ene। हाँ, इसको हटा दो दोनों को, डबल बॉन्ड इनके बीच में लगा दो। हाँ, 3-ethyl hex 3ene। गुड। तो अब मुझे लगता है कि अगर किसी ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स दिए हैं तो आप एल्कीन बता सकते हैं। हाँ। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्साइन, टोलुइन। इनकी कंबशन रिएक्शंस की इक्वेशन लिखनी है। तो कंबशन रिएक्शन का देखिए प्रोडक्ट ऑलवेज CO2 एंड H2O मिलेगा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH3।
नहीं मतलब वैसे अगर बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4 एल्केन है ना, CnH2n+2 चलेगा? हाँ तो C4H8, H8 नहीं H10 हाँ H10 प्लस O2 ऑक्सीजन। अभी हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? 4। तो 4CO2 तो हम पहले लिख ही दें। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 10, तो उसके हाफ H2O। इतना तो पहले हम लिख सकते हैं, अनबैलेंस्ड फॉर्म में। हाँ अब ऑक्सीजन खाली बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो 4 × 2 8 एंड 5 कितने हो गए? 13। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको इधर हम लिख सकते हैं 13/2। इससे क्या होगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 13/2 इंटू O2 करेंगे तो 13 ऑक्सीजन हो जाएंगे इधर। तो इस रिएक्शन को हम एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हैं। और अगर आपको फ्रैक्शनल इक्वेशन नहीं पसंद है, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। हाँ ठीक है, ठीक, ये मिल जाएगा। तो ऐसे हम कंबशन रिएक्शन को लिख लेते हैं। ऐसे पेंटीन का फॉर्मूला एल्कीन है C5 C5H8। बेटा पेंटीन है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। H2N, हाँ C5H10 होगा। H10, हाँ तो वो लिख के ऑक्सीजन लिख के C2 और H2O बना के बैलेंस करके देख लेना। हाँ ठीक। नेक्स्ट वन इज हेक्साइन। हेक्साइन का फॉर्मूला आइन है, एल्काइन। C6H6। C6 H6 CnH2n-2 से चलो। अच्छा -2, हाँ H4 C6 हेक्साइन मतलब 6 कार्बन एंड हाँ H2n-2। तो 2n करोगे तो 6 × 2 12 10। -2 10। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना। ठीक। टोलुइन का फॉर्मूला टोलुइन मतलब बेंजीन रिंग, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के C6 लगा देंगे तो C6H5 बेंजीन रिंग होता है। C6H6 एक हाइड्रोजन हटाया हमने, C6H5 और एक मिथाइल जोड़ दिया, टोलुइन C6H5CH3। क्लियर है? अब इसमें O2 लगाना। जितने कार्बन दिख रहे हैं 7 कार्बन दिख रहे हैं इधर टोटल, हाँ तो 7 CO2 बन जाएंगे और हाइड्रोजन इधर दिख रहे हैं 5 और 3 8। इसका मतलब 4 H2O बनाएंगे राइट साइड में। ठीक। और फाइनली ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक। लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, ये पेंटाइन भी मैं लिख दे रहा हूँ C5 एंड H10। इनका बैलेंस्ड इक्वेशन आप बताइएगा मुझे। ठीक। नेक्स्ट, ड्रॉ द cis and trans structures of Hex2ene and which isomer will have higher boiling point and why। Hex2ene के cis और trans स्ट्रक्चर बनाइए और बताइए कि इसमें से कौन सा आइसोमर cis और trans में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा एंड व्हाई। पहले तो स्ट्रक्चर समझिए, Hex2ene के cis और trans। Hex2ene सॉरी, ये तो हमने बना दिया इन के लिए C डबल बॉन्ड C। Hex मतलब कितने कार्बन? 6।
6 कार्बन, इधर हमने एक कार्बन बना दिया यानी CH3। हाँ CH3 सेकंड पोजीशन पे इन आ गया। इसके बाद कितने कार्बन बनाने हमें? टोटल 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 और बनाने। हाँ 3, तो CH2 एंड CH3। ठीक है, और बाकी हाँ। हाइड्रोजन लगा दिया हमने। दिस इज हेक्स-2इन। और यहाँ पर देखिए हेक्स-2इन का कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? दोनों हाइड्रोजन एटम सिमिलर एटम सेम साइड है। हाँ तो सिस, ये सिस हेक्स-2इन बनाया है। हाँ और यही ज्यादा हाई, इसी का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्ट्रक्चर में क्या करो, इन दोनों को बदल दो, मतलब हाइड्रोजन ले आओ इधर, हाँ। और ये जो पूरा CH2 CH2 CH3 है उसको इस साइड बना दो, तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। बन जाएगा ना? हाँ। फिर पूछा किसका बॉइलिंग पॉइंट इसमें से ग्रेटर होगा? सिस एल्कीन का। ऑलवेज सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से बेटर होता है। रीजन? हाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। यस, क्योंकि जो सिस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिस एल्कीन्स हैं, उनमें पोलर कैरेक्टर होता है और उनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। ठीक, तो ये रीजन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल? तो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी वो इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि डीलोकलाइजेशन की वजह से। यस, क्योंकि वो जो 3 डबल बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, उन डबल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डीलोकलाइज्ड हैं। या ये कह सकते हैं हम, एक और कॉन्सेप्ट है, बेंजीन में रेजोनेंस फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेंस इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रीजन आप लिख सकते हैं, बेंजीन has extra stability because of resonance phenomena. ठीक है। Benzene is a resonance hybrid of 2 canonical structures. अगर हम देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर तो हो गया ये, ठीक है, ठीक, और एक स्ट्रक्चर हुआ इसका जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज कर दीजिए, दिस चेंज कर देंगे। तो आप इसको लिखेंगे, बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स। ठीक, ये जो 2 स्ट्रक्चर है इनका हाइब्रिड है बेंजीन। हाँ। ठीक है। बेंजीन कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 and 2. And this resonance concept, this resonance phenomena provides extra stability to benzene. ठीक है। हाई रेजोनेंस एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, स्टेबिलिटी मिलती है, या इसी को डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं। देख लिया? हाँ। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक? किसी भी सिस्टम के एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक प्लेनर होना चाहिए उसको। yes. और दूसरा डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4n+2। हाँ, तो ये बोलो ना, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। जो भी सिस्टम है, सिस्टम शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। केवल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने से कोई सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो जाता है।
अगर वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग है, हाँ 4n+2 में n 0 से स्टार्ट होता है, n = 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर n 0 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी ऐसे एरोमेटिक्स, ऐसे सिस्टम्स जो प्लेनर हो और 2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो एरोमेटिक हो। या n = 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स। या n = 2 रखेंगे तो 10 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, इनमें क्या कमी रह गई कि ये एरोमेटिक नहीं है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन, कौन सा एरोमेटिसिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया है जो ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं? वही डीलोकलाइज 4n+2 का डीलोकलाइज पाई। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 है। अच्छा तौलिया कहाँ गया है सब? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। आप देखिए यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, 2 बॉन्ड इधर हो गए, 2 का हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे इसके। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। हाँ और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है 3 डायमेंशनल, यानी इस कार्बन पे यहाँ पर आकर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। हाँ तो मतलब पहला वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा। हाँ, प्लेनरिटी नहीं फॉलो हो रहा है। बाकी जितने भी ये सब कार्बन है 1 2 3, इस जितने भी कार्बन है ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम देखेंगे तो ये सब तो प्लेनर है। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप इसको जो भी नंबर देना चाहें, कोई कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2 जो भी लिख के आप लिख देंगे। कार्बन नंबर 1 is sp3 hybridized and hence molecule is not planar. क्लियर? ऐसे ही सेकंड वाले में आएंगे तो ये कार्बन देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही, जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। हाँ तो प्लेनरिटी नहीं फॉलो हो रही यहाँ पर। ठीक है। हाँ यहाँ पर आएंगे तो इसमें सारे कार्बन, जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर आप बना के देखेंगे प्लेनरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डीलोकलाइज्ड हैं। लेकिन कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, जो 4n+2 रूल में फिट नहीं हो रहे हैं। हाँ मतलब ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ यहाँ पर 8 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं which are not according to 4n+2 रूल। अच्छा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे सेकंड वाले को, इसमें अगर हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितने होंगे? कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं? 4। अगेन ये भी 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा फिर। हाँ। तो जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें 2 ड्रॉबैक हैं, प्लेनरिटी भी नहीं है और 4n+2 हकल रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, नंबर 1 वाले में प्लेनरिटी का प्रॉब्लम है, नॉन प्लेनर है। हाँ। नंबर 2 में प्लेनरिटी का भी इश्यू है और हकल रूल को फॉलो नहीं फॉलो हो रहा। और थर्ड में आप देखेंगे तो प्लेनरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू? बेंजीन को सब में चेंज करना है। पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन में देखिए, बेंजीन को चेंज करना है, ये है बेंजीन, और चेंज करना है पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन। पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिस इज ब्रोमो बेंजीन और इसके पैरा पे नाइट्रो, ये हो गया। ठीक है। दिस इज पैरा, यानी इसका मतलब हो गया कि बेंजीन का हमें ब्रोमिनेशन भी करना पड़ेगा और बेंजीन का नाइट्रेशन भी करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों ग्रुप आएंगे।
हाँ ब्रोमिनेशन से ब्रोमो ग्रुप आएगा, नाइट्रेशन से नाइट्रो ग्रुप आएगा। नाइट्रो ग्रुप आएगा। ठीक। अब हमें डिसाइड करना है कि पहले क्या करें, ब्रोमिनेशन करके नाइट्रेशन करें या नाइट्रेशन करके ब्रोमिनेशन करें। तो ब्रोमिनेशन हमें ये करके दोनों जो नाइट्रेशन। ग्रुप्स हैं ब्रोमीन और नाइट्रो, ये दोनों ग्रुप्स हमें एक दूसरे के लिए पैरा पे चाहिए। हाँ अगर हम पहले नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 पहले आ जाएगा, NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाँ तो इसके बाद अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो वो ब्रोमीन कहाँ पर आएगा, मेटा इनकी रिलेटिव पोजीशन मेटा बनेगी। हाँ अगर हमें दोनों पैरा पे चाहिए तो पहले हमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ ब्रोमीन को। हाँ, तो पहले क्या करें इसका, पहले ब्रोमिनेशन। इसका मतलब क्या करना है, इस कन्वर्जन में बेंजीन को सबसे पहले ब्रोमिनेशन करिए इसका, इसकी प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, याद है ना। हाँ तो इससे क्या होगा, पहले ब्रोमो बेंजीन आपको मिल जाएगा और ब्रोमो बेंजीन मिलने के बाद इसका नाइट्रेशन कर दीजिए। नाइट्रेशन किसके साथ करेंगे, HNO3 कॉन्सेंट्रेट, नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 और H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट इज बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब जरा ध्यान दीजिए, बेंजीन है क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन, लेकिन इस बार नाइट्रेशन पहले कराएंगे। यस, पहले नाइट्रेशन देन क्लोरीनेशन, क्योंकि हमें मेटा पे चाहिए ना ये एक दूसरे के। तो पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करें हम। ठीक, कर लेंगे। हाँ। नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रोटोलुइन। हाँ, इसको पहले फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है और फिर नाइट्रेशन कराना है। गुड, तभी तो पैरा पे आएंगे ये। हाँ। नेक्स्ट इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में फ्रेडरिक क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है। गुड, ये तो सिंपल सी रिएक्शन। हाँ। In the alkane CH3 CH2C CH3 whole twice CH2CS CH3 whole twice, identify primary secondary tertiary carbon atoms and give the number of hydrogen atoms bonded to each one of these. प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी टर्शियरी डिसाइड करना। देखिए ये कार्बन प्राइमरी होगा, हाँ। ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस को अगर हम एक्सपैंड करेंगे, CH3 होल ट्वाइस का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, हाँ। और यहाँ बॉन्ड, इसका मतलब ये वाला कैसा कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। टर्शियरी, अच्छा 4 कार्बन से 4 हो गए ना। हाँ। इधर एक इधर, और ये CH3 होल ट्वाइस का मतलब हो गया कि दो चेन हो गई ना इसके पास, ब्रांच। ठीक है। हाँ। CH3 मतलब व्हाट, ब्रांच। तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन सेकेंडरी, हाँ। क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर और इधर। ऐसे यहाँ CH3 होल ट्वाइस को जब हम एक्सपैंड करेंगे, CH3 होल ट्वाइस का मतलब एक CH3 ये और एक CH3 इधर, ये वाला टर्शियरी होगा। ये कार्बन इसका मतलब टर्शियरी बन जाएगा। हाँ। और इन दोनों कार्बन को देखेंगे, जैसे ये CH3 का कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो ये सब प्राइमरी। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी एल्केन में अगर हम ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आता है। किसी एल्केन के अंदर अगर ब्रांचेस बढ़ती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है क्योंकि जिस एल्केन में ब्रांचेस बढ़ती है वो एल्केन स्फेरिकल शेप में आने लगता है। अच्छा, हाँ। तो और स्फेरिकल शेप में आएगा तो उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, उसकी कम हो जाती है। और उस सरफेस एरिया रिड्यूस होने से वॉल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा उनके बीच में। ठीक, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है। ठीक। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जितने रह जाते हैं अभी। क्लियर।